जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं या उनको डेवलपमेंट्स के हैं। पहली तो बात यह कि बड़े दिनों बाद इमरान खान जो हैं उनकी वहाँ पे अडियाला जेल में उनकी सहाफ़ियों से बातचीत हुई और बड़े अहम उन्होंने वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की है और फिर लंदन प्लान की बात की है। काजी साहब के नाम उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब के नाम बड़ा अहम उन्होंने पैगाम जो है ना तो वो उन्होंने भेजे और इसके अलावा कुछ और भी डिटेल्स हैं जो खान साहब ने शेयर की हैं, वो भी आपके साथ डिटेल से उनसे बात करते हैं। फिर शाह कुरैशी साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है कि जनाब कि मेरे पास कुछ लोगों को भेजा गया था जिनमें नाम भी थे, अली जैदी साहब का वो कह रहे हैं, उसके बाद आमिर कियानी का कह रहे हैं, फिर उसके बाद महमूद साहब हैं उनका कह रहे हैं कि वो भी मेरे पास आए थे, और उसके बाद तनवीर इलियास साहब जो हैं उनका भी कहा है कि जनाब कि वो भी आए थे कि आप जो है इसको छोड़ दें, ये पीटीआई को छोड़ दें। ख़ुद भी उन्होंने कहा जनाब कि अगर मैं आज भी पीटीआई को छोड़ देता तो मैं इनका मंजूर नज़र होता तो मैं ही लीड कर रहा होता सारी चीज़ें। सो उन्होंने भी बात इस पर उन्होंने की है और ख़ान साहब ने बड़ा सीरियसली अटैक किया है। अगर आप देखा जाए मैसेजेस की शक्ल में उन्होंने ये होगा चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं काजी फैज़ ईसा साहब, एक साइड पे उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब को अटैक किया। फिर ओकाड़ा में हमने देखा है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने पहली दफ़ा अपनी पॉलिटिकल जो रैली है उन्होंने उसका आगाज़ किया है और उनका जो पहला जलसा था उसमें उनका टारगेट भी सुप्रीम कोर्ट थी या सुप्रीम कोर्ट के जजेस। नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये अगर मरियम नवाज़ साहिबा को और अगर इमरान खान साहब को देखें, मैं इस पे आता हूँ कि उन्होंने क्या बातें की हैं, क्या टारगेट किया है, कैसे किया है। खान साहब अपनी जगह पे माजी में हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं या मरियम नवाज़ साहब हैं ये उस वक्त टारगेट करते थे उनको जनरल फैज़ को करते थे ज़्यादातर, और इमरान खान साहब हैं जनरल बाजवा को करते थे जब वो इक़्तिदार से निकले थे। तो दोनों जनरल जो है ना वो बराबर हो रहे थे, दोनों की आप कह सकते हैं कि वर्बल तरीके से उन पर तनकीद हो रही थी, बैशिंग हो रही थी। एक के पीछे इमरान खान साहब लगे हुए थे जनरल बाजवा साहब के पीछे, और दूसरे के पीछे जो है ना वो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ लगे हुए थे। सो दोनों के अपने अपने पसंदीदा थे। अब नवाज शरीफ साहब ये कंपनी थे वे, अगर आपको याद होगा ये जनरल बाजवा साहब को पहले तो इन्होंने कुछ कहा, तकरीरें की, बड़ी सख्त धमकियां भी थी। बाद में इनको कहा गया कि आर्मी चीफ के बारे में आपने बातचीत नहीं करनी, हमारी बातचीत हो रही। जिन दिनों ये सारी आपको तहरीक अदम एतमाद वगैरह हो रही थी, सो वो चुप करके जनरल फैज़ को टारगेट करना है। और इमरान खान साहब को ये था कि जनरल फैज़ तो मेरे बंदे मेरे साथ थे, मेरे खिलाफ जो या कू की गई है या मेरे खिलाफ ये सारी तहरीक अदम एतमाद लवे मुझे हटाया गया, ये जनरल बाजवा ने किया। सो लिहाजा वो जनरल फैज़ को छोड़ के जनरल बाजवा के पीछे चले हुए थे। लेकिन एक हवाले से दोनों जनरल जो हैं जो पार्टनर्स भी थे, कॉमरेड भी थे, इकट्ठे भी थे, प्रोजेक्ट भी इकट्ठे लॉन्च किए, प्लानिंग भी उन्होंने बड़ी लंबी की हुई थी। जनरल बाजवा साहब ने, जनरल फैज़ साहब ने कि हमने किसने एक्सटेंशन लेनी है, किसने नया चीफ बनना है, और किसने फिर जाके उसके बाद अगेन उसको 2033 तक या 35 तक वज़ीर आज़म रहना। सो सारी वो प्लानिंग उसमें की हुई थी। लेकिन दोनों जो हैं वो फिक्स हो रहे थे मुख्तलिफ लोगों से। जैसे मैंने कहा खान साहब के नज़दीक उनके नापसंदीदा जनरल और थे, मरियम और नवाज शरीफ साहब के और थे। अब वही काम मुझे उसी तरह से मिलता जुलता लग रहा है कि एक साइड पे इमरान खान साहब जो हैं वो एक चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फैज़ ईसा साहब हैं, उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, पूरी पीटीआई कर रही है, उन पर अटैक हो रहे हैं, ट्रोलिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे गालियाँ दी जा रही हैं, बड़े बड़े बुरे वहाँ पे अलकाबात दिए जा रहे हैं। ख़ुद खान साहब ने भी आज उन्होंने कुरान पाक से उन्होंने आयतें जो है ना उन्होंने सुनाया है या उन आयतें कोट की हैं कि अपने मुखालफिन से भी इतनी नफ़रत मत करो कि आप उनके साथ इंसाफ ना कर सको। सो काजी साहब पे डायरेक्ट एक अटैक किया और भी उन्होंने बातें की लंदन पैनल के हवाले से, वो अपनी जगह पे। अब इन्होंने उनको फिक्स कर रहे हैं, ये समझते हैं कि काजी साहब जो है उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे, उनके मुखालफिन को काजी साहब के फैसलों का ये फ़ायदा हो रहा है। सेम ज़रा जहन में रखिएगा जनरल बाजवा साहब वाले थे कि जनरल बाजवा साहब को भी यही था कि ये जो नवाज शरीफ साहब की कंपनी है उनको फ़ायदे दे के इक़्तिदार में ला रहे हैं, केसेस उनके ख़त्म हो रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं, तो मैं जो हूँ वो विक्टिम हूँ। अब दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ओकाड़ा में किन को टारगेट किया है। उन्होंने उमर अता बंदियाल साहब को टारगेट किया है। उमर अता बंदियाल साहब वो हैं जो इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते थे। जैसे अभी अगर काजी फैज़ ईसा साहब को अगर समझा जाता है कि ये इमरान खान साहब के मुखालिफ कैंप जो है वो इनसे बड़ा कुछ है, उन्होंने बड़े लीथल किस्म के उन्होंने अटैक किया उमर अता बंदियाल साहब पे कि जनाब खान साहब आप जो हैं आपको तो बड़े प्रोटोकॉल मिलते थे, आप तो फैसिलिटेटर थे, आपको सहूलतकारी होती थी, तो आपको सहूलतकारी नहीं मिल रही तो अब आप जो है तंग हो रहे हैं, मुश्किल में हो रहे हैं। और उन्होंने जो उन पर बात की है कि पहले तो अपनी सास के ज़रिए फ़ोन करवा लेते थे, ये दैट वाज वेरी लीथल अटैक। क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब की आपको याद होगा उनकी आई थी वो सास की और किसी और की, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब की मिसेज़ की मेरा ख्याल है, उनकी गुफ्तगू जो सामने आई थी, दोनों जो हैं एक दूसरे को, इमरान खान साहब उन दिनों में उसमें थे
उन पर मुश्किलें पड़ी हुई थी। 9 मई से पहले की बात है, गिरफ्तारी से पहले की, और बाद में भी हमने देखा तो उनकी गुफ्तगू का हवाला दिया कि पहले तो सास के टेलीफोन आते थे अपने उनको दामाद को कि जनाब खान साहब को रिलीफ देने, और वो उनको कहते थे गुड टू सी यू। सो उन्होंने अब उनको रगड़ना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने कहा जनाब वो आ रहे हैं, इस पे इस्तीफ़े आ रहे हैं, जो उनका इशारा जो है इजाज़ुल एहसन साहब और उन मज़हर नकवी साहब के पास है। अब वो जो 3 वो जजेस हैं, उसमें चीफ जस्टिस इंक्लूड उमर अता बंदियाल साहब, मज़हर नकवी साहब और साथ में ये इजाज़ुल एहसन साहब, वो 3 जो थे, जो बेंच बनता था मोस्टली, जिससे इमरान खान साहब को हमेशा रिलीफ मिला, इनकी पार्टी को रिलीफ मिला बड़ी हद तक, वो तीनों एक एक करके साइड पे हो गए। उमर अता बंदियाल साहब वो रिटायर हो गए, उन दोनों बाकी जजेस जो थे उनको इस्तीफ़े देने पड़ गए। तो अब खान साहब की सपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हद तक उनकी कम हुई है। लेकिन बात वही है जो जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा एक ब्लो है कि एक पार्टी लीडर जो है जेल में है, वो इस वक्त सिटिंग जो चीफ जस्टिस है उन पे अटैक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस पार्ट ऑफ ए बिगर कंस्पिरेसी लंदन प्लान के तहत, और उनको क्योंकि मेरे पे गुस्सा है, वही कहा ना उन्होंने कि कुरान पाक में आके किसी से इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको, कि आप काजी हैं, जस्टिस हैं, आपके दिल में मेरे खिलाफ नफरत है और आप जो हैं मेरे खिलाफ सारे फैसले दे रहे हैं, बल्ला छीन लिया पार्टी की, आपकी लीडरशिप चली गई, लोग इस वक्त जेलों में हैं, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो रिवर्स किया गया। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो पार्टी है खान साहब की महसूस करती है कि उनके वकीलों को वहाँ पर अगर इजाज़त नहीं है कि वो सही तरीके से अपना केस वो वहाँ प्लीड कर सकें, बोलने लगते हैं कायद साहब, वो इंटरप्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं जनाब मरियम नवाज़ साहबा कहते हैं आपके वकील नालायक हैं। तो ये सवाल भी बड़ा उठता है कि क्या वकीलों ने मरवाया इमरान खान साहब को, इनकी पार्टी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको लाइव सुना है उनकी जो कन्वर्सेशन थी। सो दोनों साइड्स अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे ये कहे जनाब कि हाँ ठीक है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तो यही अपने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेमानियाँ करती हैं, इरेगुलरिटीज़ करती हैं, अगर पीटीआई ने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, लिहाजा इसको एंडोर्स कर देना चाहिए। तो विच देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मुमकिन नहीं था कि वो इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्लिप करते हुए इनको डमी बना के वो ये कह दें खैर है कोई इरेगुलरिटी होगी तो होने दें। तो उन्होंने ये फैसला देना था जो दिया, नंबर 1। दूसरा वो ये कहते हैं इनके वकील जो हैं वो लतीफ़ खोसा साहब हूँ, हामिद खान साहब हूँ, या बाकी जो भी थे अली गौहर साहब हूँ या अली जफ़र साहब हूँ, वो ये समझते हैं कि जनाब कि ये तो तैयारी के साथ ही नहीं गए, ये तो वहाँ पे सिंपली वो खबरें बनवाने गए हैं, जस्ट टू प्ले विद द गैलरीज। जिस बात का वो पूछते थे वो कहते हमें नहीं पता कि कितने आपके कैंडिडेट्स हैं जिनके कागजात नामजदगी जो है एक्सेप्ट हुआ है, उन्हें कहते जी हमें तो नहीं पता। अच्छा कितने के रिजेक्ट हुए हैं जो 75%, आपको कैसे पता है? वो जो हमें सोशल मीडिया से पता चला है। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े फिर ये कहें जनाब कि रऊफ़ ने ट्वीट किया था, आपने किया था, किसी को उसका मैंने पढ़ा उसका पढ़ा, अब ये तो कोई आर्गूमेंट नहीं था। अगर देखा जाए तैयारी होनी चाहिए थी, जो वकला की नहीं थी, क्योंकि वकला ये समझे कि बड़े बड़े नाम हैं, हम खड़े होंगे पीछे से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को सपोर्ट है, लिहाजा हमें तो ज़्यादा आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जो आर्गूमेंट उनको देने पड़ेंगे। सो बड़े पीटीआई के अपने लोगों को मैं पढ़ रहा था जो बड़े डाई हार्ड इनके फ़ैन हैं, वर्कर हैं, वो खुद समझते हैं कि पीटीआई के वकला जो हैं वो सियासी मुकदमा वो लड़ते रहे। उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पे जो एतराज़ात थे, जो सवालात थे, वो नहीं लड़ा उन्होंने, और इसीलिए वो टेक्निकल या लीगल बुनियादों पर उन्होंने इनको नॉकआउट कर दिया है। इन्होंने अपनी अपनी पार्टी को क्या, ये वकील जो बड़े बड़े इतने बने हुए थे, फने खान है जो अब उन्होंने टिकटें भी ले लिए, इनको नहीं पता था कि इंट्रा पार्टी जब इलेक्शन कराते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि कम अज़ कम कागज़ों पर सही 2 नंबरी सही सारी पार्टियाँ करती हैं भाई, वो लीगल प्रोसेस तो फॉलो कर लें, ताकि अगर कल को ये कोई हमारे खिलाफ मुखालफिन हमें अगर धचका भी दे, हम कम से कम लॉ की वो राइट साइड ऑफ द लॉ खड़े हों और कल को अदालतों में हम जाकर रिलीफ ले सकें। सो इतने बड़े वकील, इतनी बड़ी वहाँ पे उनका लैप्सेस हुआ। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी गलतियाँ पकड़ ली, क्योंकि ये बताएं कि ये कैसे हुआ है, दोबारा मौके दिए गए कि आप इनको दोबारा देखें। सो फिर भी उनसे गलतियां हुई, सुप्रीम कोर्ट में नजर। सो इसका मतलब ये जितने वकील खड़े हुए थे, ना उन्होंने अपनी पार्टी का आइन पढ़े थे, ना इलेक्शन कमीशन के पार्टीज लॉज पढ़े थे, ना उनको पता था कि भला अगर छीन लिया जाएगा तो हमारा क्या आर्गूमेंट होगा। तैयारी नहीं थी, ये मतलब है ऑब्वियसली बात हो रही है। अगरचे पीटीआई वाले कहते हैं उनको बात नहीं करने दी कि वो क्या बात करते हैं और क्या उनको सारी चीज़ें करते हैं, ये तो एक साइड पर आता है। अब दूसरी साइड पर यह है मेन चीज़ जो मतलब उससे काजी साहब जो हैं उनकी इसमें कोई शक नहीं है कि उनके लिए नुकसान हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली। जैसे माजी में हम देखते थे कि मरियम साहिबा जो है उमर अता बंदियाल या साकिब निसार साहब को टारगेट करते थे, अब इनका भी टारनेश हुआ, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। छोटे लेवल लोअर जुडिशरी की बातें हो रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेशन की, या उसके बाद आप कह सकते हैं इनकी हाई कोर्ट की, चले फिर तो ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट पे आपके जजेस एक के बाद दूसरा तीसरा और उन पे
ان پہ پارٹی افیلیشن کے الزامات لگنا شروع کر دیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ ہے، اس کے ہمدرد ہیں، اس کے ساتھ ہیں، یہ جو بینچ بن رہا ہے یہ اس لیے بن رہا ہے، پہلے سے پتہ ہو کہ یہ بینچ بنے گا تو اس کا کس کا فیصلہ آئے گا. دیٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز کے اتنے بڑے لیول پہ. ایک جیسے میں نے کہا ایک سے نواز لیگ اینڈ کمپنی ناخوش ہیں، 2-3 سے ادھر سے عمران خان صاحب ناخوش ہیں. خیر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ الیکشن کے بیک آؤٹ کی بات ہو رہی تھی جس پہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی بڑا ویجلی کہہ رہے ہیں کہ بیک آؤٹ ہم نے نہیں کرنا. وہ 1985 والا جو تھا ان کا وہ کیا کہتے ہیں ان کا تجربہ جو ہے بے نظیر بھٹو سے، اس سے انہوں نے بڑا کچھ انہوں نے آ کے سیکھا ہے. سو خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ جو ہے لندن پلان کے تحت وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس میں میرا قصور یہ ہے کہ ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کو میں نے ایکسپوز کیا، اور میں واحد آدمی جس نے 27 سال جدوجہد کر کے پارٹی کو اس جگہ پہنچایا ہے. اور پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں ان کو یہ پارٹی کا یا ان کو الیکشن یہ پروسیس یا ووٹ مانگنے کے لیے کمپین ہے اس کو شروع کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. اور لوگوں کا جو غصہ ہے آپ کو 8 فروری کو جو ان کو نظر آ جائے گا. اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہماری پارٹی کو کراش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری پارٹی اور لوگ جو ہیں وہ 8 فروری کو بہر وہ نکلیں گے. خیر جیسے میں نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے. بلے کے کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے. سب لندن اس کے ذریعے اس کا لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور انہیں پبلک کے غصے کا اندازہ نہیں ہے. سوشل میڈیا کی دنیا میں کچھ جو ہے نا وہ چھپا نہیں رہ سکتا. سو اس وقت سچویشن عمران خان صاحب ہوں، ان کی پارٹی ہو، پارٹی میں جیل جو قید لیڈرز ہیں ان کا اب ان کے پاس ایک ہی رہ گئی ہے، ایک وہ کیا کہنا چاہیے، ایک صورت ایک رہ گئی ہے کہ وہ بچ سکتے ہیں، باہر آ سکتے ہیں. وہ ہے کہ 8 فروری کو ان کا ورکر ووٹر باہر نکلے اور بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں. لیکن ساتھ میں جو ایک اور ارینج کیا ہوا جس کے بہت سارے لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جن کو مختلف قسم کے وہ دیے گئے ہیں، مطلب مضحکہ خیز قسم کے ان کو سمبلز دیے گئے ہیں تاکہ ان کو امبیرس سوشلی طور پر پولیٹیکلی طور پر یہ امبیرس ہوں. ووٹ مانگتے ہوئے بھی جب جائے کسی کے پاس، کسی کو انہوں نے مطلب بینگن دے دیا ہے تو کسی کو انہوں نے چمٹا پھڑا دیا، تو کسی کو کشکول دیا، تو کسی کو گدھا ڈیری دے دیے، کسی کو بوتل دے دی، اور 100 چیزیں اسی طرح کی. اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ سوشلی طور پر وہ ہوں. سو خان صاحب جو ہیں اب ان کی ساری وہ جو ہیں ایفرٹس وہ اسی پہ ہے کہ 8 فروری جو ہے نا اس کو کسی طریقے سے ان کا پارٹی ورکر باہر نکلے. لیکن پارٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتے. پھر کل کو جب انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے یہ کیا کریں گے؟ کوئی نئی پارٹی بنا لیں گے قومی اسمبلی میں، کوئی نیا گروپ بنا لیں گے، یا پی ٹی آئی کا دوبارہ ریوائیول ہوگی. آئی ڈونٹ نو لیگلی طور پر ان کا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ابھی سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آزاد امیدوار جو جیتیں گے ان کی سینٹ کی سیٹیں بھی ان کی افیکٹ ہو سکتی ہیں. خان صاحب کی ان کی اس کی خواتین سیٹیں ہیں وہ افیکٹ ہوں گی. پلس ادھر سے لیول پلینگ فیلڈ جو تھا اس کے لیے لطیف کھوسہ صاحب نے ان سے بطور احتجاجن کہیں یا وٹ ایور انہوں نے قاضی صاحب کے آگے سے اپنی پٹیشن جو ہے واپس لے لی. سو اس وقت ٹوٹل عدم اعتماد ہے پی ٹی آئی کا چیف جسٹس ان پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ. اور ٹکراؤ جو ہے پہلے جیسے میں نے کہا بڑا شدید ٹکراؤ ہے اس وقت عمران خان صاحب کا آرمی کے ساتھ ہے، ایجنسیز کے ساتھ ہے، اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہے. اب اتنے تمام مطلب ہاسٹیلٹی کے درمیان خان صاحب 8 فروری کو ان کی پارٹی کیا بیہیو کرتی ہے، کیا مطلب الیکشن رزلٹ آتے ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے.